चलिए बेटा बिना समय खराब के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में फर्स्ट टॉपिक आता है एरर। एरर होती क्या है? जब भी आप कोई वैल्यू मेजर करते हैं तो मेजर होने के बाद जो मेजर्ड वैल्यू आती है और ट्रू वैल्यू दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। इन दोनों के डिफरेंस को आप बोलते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर may be defined as the difference between true value and measured value of a physical quantity। माना आपको कोई लेंथ मेजर करनी है और उसकी एक ट्रू वैल्यू है 1.15325 सेंटीमीटर। आपने ये लेंथ किसी मीटर स्केल की हेल्प से मेजर की। ये मीटर स्केल आपके सामने सबसे पहले जो होता है वो 0 सेंटीमीटर मार्क, देन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1 सेंटीमीटर मार्क, देन 1.1, 1.2, 1.3, ये 1.1, ये 1.2 सेंटीमीटर मार्क। लेंथ को मेजर करने का तरीका, उसके स्टार्टिंग एंड को इनसाइड कराएं 0 सेंटीमीटर मार्क से। देख सकते हैं जो लेंथ आपको मेजर करनी है 1.1 से 1.2 के बीच में कहीं आएगा। ये जो वैल्यू गिवन है आपके पास ये 1.15325, ये 1.1 से 1.2 के बीच की वैल्यू है, तो ये यहां कहीं आने वाली है, यहां बीच में कहीं। लेकिन जब आप इसे मेजर करेंगे मीटर स्केल से तो आप इसे क्या लिखेंगे? आप इसे 1.15325 तो लिख नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आप इसे 1.17 बोल दें, हो सकता है आप इसे 1.12 बोल दें, यानी कि ट्रू वैल्यू से थोड़ा ज्यादा भी या ट्रू वैल्यू से थोड़ा कम भी आप बता सकते हैं। तो दिख रहा है कि ट्रू वैल्यू में और मेजर वैल्यू, चाहे आप ये मेजर करके बोले या ये मेजर करके बोले, दोनों में डिफरेंस जरूर है। इस डिफरेंस को ही आप बोलते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। इस पर्टिकुलर केस में ये जो डिफरेंस आया, कारण क्या है कि आप मेजर कर रहे हैं सिर्फ मीटर स्केल से, तो मीटर स्केल की लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग डिवाइस के थ्रू जो छोटी से छोटी वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं उसे उस मेजरिंग डिवाइस की लीस्ट काउंट बोला जा सकता है। अगर आप मीटर स्केल की बात करें तो आप 0 सेंटीमीटर मार्क से कम मेजर करना शुरू करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और कम से कम यहां तक तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि इससे पहले कोई मार्किंग नहीं है। तो कितना? 0.1 सेंटीमीटर। मीटर स्केल से आप 0.1 सेंटीमीटर वैल्यू मेजर कर सकते हैं, इससे छोटी वैल्यू को आप मेजर नहीं कर सकते। इसकी लीस्ट काउंट बोली जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। और मीटर स्केल से आप डेसिमल के बाद एक प्लेस तक सही बता पाएंगे, दूसरा प्लेस आप सही नहीं बता सकते, इसलिए दूसरे प्लेस में कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगी। और ट्रू वैल्यू मेजर वैल्यू में ये जो डिफरेंस आया इस पर्टिकुलर केस में, इसी को आप बोलते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। अब एरर पता चलने के बाद टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितनी तरह की होती हैं? पहला आता है सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स कौन सी होती हैं? सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर्स होती हैं जिनके कारण आपको पता होते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, और क्योंकि इनके कारण आपको पता होते हैं तो आप इन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं, इन्हें कम कर सकते हैं। कुछ सोर्सेज जो सिस्टमैटिक एरर्स के हैं या कुछ कॉजेज जो सिस्टमैटिक एरर्स के होते हैं, उनमें से पहला आता है आपके सामने इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सी? वो एरर्स जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इनबिल्ट डिफेक्ट के कारण होती है। लाइक यहीं पर देखें, आपने मीटर स्केल से मेजर करना शुरू किया, अभी आप कम से कम 1.1 से 1.2 के बीच है, ये तो जानते हैं। अगर ये मिसप्रिंट होता, यहां ये मार्किंग ना होती, तब क्या करते? तब क्या आप इसे बता पाते डेसिमल के बाद भी एक प्लेस तक? तब आप इसे ठीक से मेजर करके नहीं बता पाते। ये पुराना स्केल हो गया है जिसपे ये प्रिंटिंग मिट चुकी है, स्केल मिट चुका है, तो आप इससे कैसे मेजर करके बता सकते हो। या इसके जो आपके पास पार्टीशंस दिए गए हैं ये इक्वी डिस्टेंस ना होते, एक यहां पर होता, एक यहां पर होता, एक पास में हो जाता, तो भी आप इसे ठीक से मेजर करके नहीं बता सकते। यहाँ इक्वी डिस्टेंट पार्टीशंस नहीं होते, बल्कि कोई पहले आ जाता और कोई पार्टीशन बड़ा होता, तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के
इनबिल्ट डिफेक्ट के कारण जो एरर्स होती हैं उन्हें बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स और कांस्टेंट एरर्स। कैसे हटा सकते हैं इसे, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? भैया इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दो, इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दो, भैया अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले लो जो ठीक दिखाई दे रहा है, तो आप इन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं। लीस्ट काउंट एरर्स, लीस्ट काउंट एरर्स कौन सी होती है? अभी आपने देखा कि लीस्ट काउंट एरर आपके सामने आई, आपने मीटर स्केल से उस लेंथ को मेजर किया जो कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस तक सही मेजर करेगा, डेसिमल के बाद दूसरा प्लेस वो सही नहीं मेजर कर सकता। तो फिर क्या करें, इन्हें भी आप मिनिमाइज कर सकते हो। अगर आपको डेसिमल के बाद दो प्लेस तक सही मेजर करना है तो आप मीटर स्केल को यूज ना करें, उस केस में आप वर्नियर कैलिपर को यूज कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स को यूज करेंगे तो वो डेसिमल के बाद एक प्लेस नहीं दो प्लेस तक मेजर करके बता सकता है, क्योंकि उसकी लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 0.01 सेंटीमीटर। तो वो डेसिमल के बाद दो प्लेस तक बता देगा। तीन प्लेस तक मेजर करना है तो स्क्रू गेज को यूज कर सकते हो। स्क्रू गेज डेसिमल के बाद तीन प्लेस तक बता सकता है, उसकी लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आगे जाके एरर तो एग्जिस्ट करेगी। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के कारण, माने वो डेसिमल के बाद कितना प्लेस तक मेजर कर सकता है, डेसिमल के बाद कितना प्लेस तक लिमिटेड है। मीटर स्केल है तो डेसिमल के बाद एक प्लेस तक, अगर वर्नियर कैलिपर है तो डेसिमल के बाद दो प्लेस तक, और अगर स्क्रू गेज है तो डेसिमल के बाद तीन प्लेस तक आकर ये भी लिमिट हो जाता है, उससे आगे का ये भी मेजर नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से भी जो एरर्स एग्जिस्ट करती हैं वो बोली जाती है लीस्ट काउंट एरर्स, और ये दोनों सिस्टमेटिक एरर्स का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है रैंडम एरर्स और चांस एरर्स। रैंडम एरर्स या चांस एरर्स क्या होती हैं? जब भी आप कोई वैल्यू मेजर करते हैं तो किसी भी मेजरिंग सेटअप में अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस लाइक टेम्परेचर में चेंज या प्रेशर में चेंज या विंड का एग्जिस्ट करना, इन सब के कारण भी हो सकता है वैल्यू ठीक से मेजर ना हो पाए और उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाए। तो इस तरह की एरर्स बोली जाती हैं रैंडम एरर्स और चांस एरर्स। आपको अगर इसका एक एग्जांपल दिया जाए तो सभी 10th पास करके आए, सभी ने ऑर्म्स को स्टडी किया है जिसमें रेजिस्टेंस को मेजर करना भी सिखाया जाता था। बोला जाता था कि किसी कंडक्टर के एंड्स पर, ये कंडक्टर या वायर है, इसके एंड्स पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, तो इसमें करंट I पास होनी शुरू हो जाएगी और V और I का रेशो यानी कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशो कांस्टेंट होता है, जिसे रेजिस्टेंस बोला जाता है, ओमिक रेजिस्टेंस। ये R की वैल्यू होगी कांस्टेंट, चाहे 1 ओम हो या 2 ओम हो या 3 ओम, एनीथिंग जो भी है। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है कि किसी फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लाइक टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट। ये कंडीशन तभी वैलिड है, आर जो रेजिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हैं वो कांस्टेंट 1 ओम है या 10 ओम है, जो भी है, तभी कांस्टेंट रहेगा, तभी 10 ओम निकल के आएगा जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। अगर ड्यूरिंग मेजरमेंट और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि जब आप किसी वायर से करंट पास कराते हो तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है I²RT। तो जैसे ही आप इसमें से करंट पास कराने शुरू करोगे, टाइम बढ़ते 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 इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, हीट के कारण वायर गर्म होना शुरू हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो 10 की जगह 10.1 भी हो सकता है, और टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो 10.2 भी हो सकता है। अब जो वैल्यू मेजर करेंगे वो एक्यूरेटली 10 नहीं आएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है कंडक्टर का तो वो 10 से थोड़ा ज्यादा आएगी। तो इस तरह की कंडीशन में ड्यूरिंग मेजरमेंट जो टेम्परेचर में अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन हुआ जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके कारण से भी कुछ ना कुछ एरर आ जाती है, जिसे आप रैंडम एरर और चांस एरर बोलते हो। और इसे मिनिमाइज करने का क्या तरीका है? इसे मिनिमाइज करने का तरीका ये होता है कि आप एक रीडिंग ना लें, वैल्यू को वन टाइम मेजर ना करें, आप मल्टीपल रीडिंग्स लें, वैल्यू को बार बार मेजर करें, और जो वैल्यूज आपके पास निकल कर आई हैं उन सबका अर्थमेटिक मीन लें, तो जो मीन वैल्यू निकल कर आएगी वो ऑलरेडी ट्रू वैल्यू के काफी पास होगी। तो इन्हें भी मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे? मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, मल्टीपल वैल्यू मेजर करें और फिर उनका एवरेज निकालें, उनका मीन निकालें। लास्ट आता है ग्रॉस एरर्स और पर्सनल एरर्स। ग्रॉस एरर्स और पर्सनल एरर्स क्या होती हैं? जो भी पर्सन एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा है
उसे ठीक से मेजर करना नहीं आता, इनएक्सपीरियंस है, या उसने एपरेटस को ठीक से सेट नहीं किया, तो भी इसके कारण कुछ ना कुछ एरर हो सकती हैं, जो पर्सनल एरर्स या ग्रॉस एरर्स बोली जाती हैं। अगर आपको लेंथ मेजर करनी थी, ये मीटर स्पीकर 0 सेंटीमीटर मार्क यहां से कोइंसाइड कराएं इनिशियल पॉइंट को, तब आप आगे मेजर करेंगे। अब कोई व्यक्ति ऐसा जो कि यहां से कोइंसाइड ना करा के यहां रखकर मेजर करना शुरू कर दे, तो ऑब्वियस है उसमें कुछ ना कुछ एरर तो आनी ही है। इस तरह से पर्सनल केयरलेसनेस या इनएक्सपीरियंस के कारण जो एरर एग्जिस्ट करती है उसे आप पर्सनल एरर या ग्रॉस एरर बोलते हैं। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? भैया उसे सिखा दो कि ऐसे नहीं, ऐसे मेजर करना है। एक बार सिखाओ, समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, 2 बार सिखाओ, 3 बार सिखाओ, नहीं समझ में आता है तो उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरह के एरर को भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? उसे सिखाकर या फिर उसे रिप्लेस करके, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, वेज टू एक्सप्रेस एरर। अभी हमें पता चला कि एरर इतना टाइप्स का होता है। अब एरर अगर निकालें तो उन्हें कैसे कैसे शो किया जाएगा। तो पहला तरीका होता है एब्सोल्यूट एरर। एरर को शो करने का पहला तरीका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हर एक मेजरमेंट के लिए, अगर आपने 5 वैल्यू लिए, 5 मेजरमेंट लिए, तो पांचों की अलग अलग निकाली जाएगी। हर एक मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर अलग अलग होता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। मीन वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा उसे आप बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। माना आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर की ए, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी रेजिस्टेंस है तो आप इसे आर से शो कर सकते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपके पास स्पीड दी गई है तो उसे आप वी से शो कर सकते हैं। जो भी आप मेजर कर रहे हैं, यहां कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, जिसकी पहली वैल्यू मेजर की A1, दूसरी A2, तीसरी A3 और इस तरह से n वैल्यूज आपने मेजर की, nth वैल्यू इज AN। तो पहला काम होगा मीन वैल्यू निकालना। मीन वैल्यू, A की मीन वैल्यू को A बार या A सबस्क्रिप्ट मीन लगाकर शो किया जाएगा। और ये कैसे निकालेंगे? जितनी भी वैल्यूज आपने निकाली हैं, A1, A2, A3, अगर n वैल्यूज हैं तो सबको ऐड करें और नंबर ऑफ मेजरमेंट्स या वैल्यूज यानी n से डिवाइड करें। दिस इज मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू ऑलरेडी ट्रू वैल्यू के पास होती है, बेटर एक्यूरेट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें रैंडम एरर या चांस एरर मिनिमाइज हो चुकी होती है। अब मीन वैल्यू निकालने के बाद एब्सोल्यूट एरर हर एक मेजरमेंट की, चाहे वो A1 हो या A2 हो या A3 हो या AN हो, हर एक की अलग अलग निकाली जाएगी। अगर आपको पहले मेजरमेंट A1 में एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो उसे डेल्टा A1 से शो किया जाएगा। दूसरे मेजरमेंट में निकालनी है तो डेल्टा A2 से, तीसरे में निकालनी है डेल्टा A3 से, nth मेजरमेंट में निकालनी है तो डेल्टा AN से। कैसे निकालेंगे? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू यानी A बार और इंडिविजुअल मेजरमेंट। पहला मेजरमेंट हुआ A1, दूसरा A2, तीसरा A3। इन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स का जो डिफरेंस होगा मीन वैल्यू के साथ, इन्हीं को आप बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर इन A1 दैट इज डेल्टा A1 इज इक्वल टू A बार माइनस A1। मीन वैल्यू में से हर एक मेजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते चलें। A बार माइनस A2, A बार माइनस A3, A बार माइनस A4। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी इसे आप बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। पहले मेजरमेंट की डेल्टा A1, दूसरे की डेल्टा A2, तीसरे की डेल्टा A3 और nth मेजरमेंट की होगी डेल्टा AN। प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद पता चलेगा कि A1 A बार से ज्यादा था या कम था। नेक्स्ट हमारे पास इसका तरीका होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। जो भी आपके पास एब्सोल्यूट एरर्स निकाली, कौन से निकाली? पहले में डेल्टा A1, दूसरे में डेल्टा A2, तीसरे में डेल्टा A3 और nth मेजरमेंट में निकाली डेल्टा AN। इनके पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स या मोड, ये मोड का साइन होता है या मैग्नीट्यूड भी आप इसे बोल सकते हैं। और मोड लगाने का मतलब ये है
कि चाहे ये वैल्यू प्लस आई हो या माइनस आई हो, आप माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे, आप प्लस में ही उस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो इन सबके पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स का मीन निकालने के लिए वही तरीका, सबको ऐड करो और नंबर ऑफ वैल्यूज यानी n से डिवाइड करो, तो इसे आप बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसे आप शो करेंगे डेल्टा ए बार से। जितनी भी आपने अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स निकाली, सभी के पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स का मीन, माने सभी की वैल्यू चाहे माइनस आई हो या प्लस आई हो, सभी की वैल्यू प्लस में रखकर ऐड करें और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करें, तो इसे बोला जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। एरर को शो करने का तीसरा तरीका होता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। थर्ड वे, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा ए बार टू द मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें तो इसे बोला जाएगा फ्रैक्शनल एरर, और यहाँ प्लस माइनस जो शो करेगा कि ये एरर प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने थोड़ा सा ज्यादा मेजर किया हुआ है या कम मेजर किया हुआ है। ये आपको भी नहीं पता होता तो प्लस माइनस से आप उसे बैलेंस कर लेते हैं। फोर्थ वे, एरर को एक्सप्रेस करने का होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंटेज। जो आपने रिलेटिव एरर निकाली उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो तो बोली जाएगी परसेंटेज एरर। तरीका क्या होता है बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करने का? 100 से मल्टीप्लाई। जो आपके पास रिलेटिव एरर है उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन गया प्लस माइनस डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100। इसे बोला जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये चार तरीके हमने सीखे कि एरर को किस तरह से शो किया जा सकता है, और एरर निकालने के बाद लास्ट में आएगा फाइनल रिजल्ट, जो कि हमें न्यूमेरिकल में यूज करना होगा कि फाइनल रिजल्ट को कैसे शो किया जाता है। फाइनल रिजल्ट को लिखने के जनरली दो तरीके होते हैं। ए बार यानी मीन वैल्यू प्लस माइनस लगाकर लिखेंगे डेल्टा ए बार। डेल्टा ए बार यानी मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आपके पास वैल्यू है, डेल्टा ए बार उसमें एरर है, और प्लस माइनस सजेस्ट करेगा कि जो वैल्यू लिखी है उसमें इतना ज्यादा भी हो सकता है या इतना कम भी हो सकता है। दूसरा तरीका इसे लिखने का होता है ए बार प्लस माइनस परसेंटेज एरर, यानी कि ए बार वैल्यू है जो आपने निकाली है उनका मीन, और परसेंटेज एरर माना 10% की आई तो सजेस्ट करेगी कि इस मेजर्ड वैल्यू में 10% कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जब आप मार्केट में रेजिस्टेंस ले जाते हैं, कोई रेजिस्टर लो, तो आपको उस पर कुछ इस तरह का लिखा मिल सकता है 1 प्लस माइनस 0.1 ओम या 1 प्लस माइनस 10% ओम। तो आप बोलेंगे कि वैल्यू रेजिस्टेंस की 1 ओम है और उसमें 10% तक की एरर हो सकती है, यानी जरूरी नहीं है 1 ओम, ये 1 से 1.1 भी हो सकता है। 10% का मतलब 0.1, तो ये 1 की जगह हो सकता है 1.1 हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये 1 की जगह 0.9 हो। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। यहाँ सीधे लिखा गया है 1 वैल्यू है रेजिस्टेंस की, 0.1 उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर है, माने ये 1 प्लस 0.1 यानी 1.1 भी हो सकता है, या 1 माइनस 0.1 0.9 भी हो सकता है, क्योंकि ये जो भी डिवाइसेस या वैल्यू या इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, रजिस्टर है, कैपेसिटेंस है, इनके एक्यूरेसी नहीं होती, इन्हें बनाने में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो पॉसिबल है कि आपको इस तरह से लिखा मिल जाए। ये एरर को लिखने का तरीका होता है जिन्हें आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है। क्या तरीका? पहला तरीका मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, और दूसरा तरीका मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। जो आपने चार मेथड सीखे एरर को एक्सप्रेस करने के, इन्हीं को रिलेट करते हुए एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो चारों को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। देखते हैं बेटा असाइनमेंट का न्यूमेरिकल 1, जो आपको एरर एक्सप्रेस करने के चारों तरीके बिल्कुल क्लियर करेगा इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एन से भी शो कर सकते हैं या म्यू से भी शो कर सकते हैं, और ना आपको सिंबल पता हो तो सीधे ए से भी शो कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ वैल्यूज आपको मेजर करके दी गई है। कौन सी? 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। इस तरह से आपको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यू मेजर करके दी गई हैं
पहली वैल्यू को आप बोले n1, दूसरी को n2, तीसरी को n3, ये n4 और ये वैल्यू कितनी है आपके पास में 1.29, 1.33, 1.34, 1.35. Fifth value is n5, n6, n7, n8. ये आगे की जो वैल्यू दी गई है 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33. तो जितनी भी वैल्यूज आपके पास गिवन थी आपने नोट की n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8. पहला काम होता है कोई सी भी एरर पूछी हो आपको निकालनी होगी मीन वैल्यू. मीन वैल्यू अगर a में थी तो a बार से शो करते थे, n में होगा तो आप उसे n बार से शो करेंगे. और तरीका क्या है, जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें ऐड करें, नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 8 से डिवाइड करें. तो 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 divided by number of values, that is 8. तो n बार की जब आप वैल्यू निकालेंगे इन आठों वैल्यू को ऐड करने के बाद आपके सामने आएगा 10.62. 10.62 डिवाइडेड बाय 8. जब 10.62 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आएगा 1.3275. ध्यान रखें आप डेसिमल के बाद कम से कम 4 प्लेस तक डिवाइड जरूर करें. अगर 4 प्लेस तक या उससे आगे तक कैंसिल होता है तो आपने डिवाइड करने के बाद 1.3275 निकाला. जो गिवन वैल्यूज थी सारी वैल्यू दे सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक थी. कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक है तो उस केस में आप इसे भी राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक. जब आपने इसे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक राउंड ऑफ किया तो 1.32 बचा. आप राउंड ऑफ करने जा रहे हैं 7 को, जो आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 7 है, ग्रेटर देन 5 है तो पिछले वाले डिजिट यानी 2 1 से इंक्रीज हो जाएगी. तो आपके पास आया 1.33 जो कि गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीन वैल्यू बोली जाएगी. तो पहला काम सारी वैल्यूज निकाल के आप उसका अर्थमेटिक मीन निकालें यानी मीन वैल्यू निकालें. अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ रिलेटिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक ही बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपको मीन वैल्यू निकालनी है. एन बार आपने निकाला. सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको सारी एब्सोल्यूट एरर्स अलग अलग निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि जब तक आपको एब्सोल्यूट एरर्स नहीं पता होंगी तब तक आप उनका मीन नहीं निकाल सकते. तो इसका ये फर्स्ट पार्ट आपने किया जिसमें आपने मीन वैल्यू निकाली. सेकेंड पार्ट में आप निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसके लिए आपको सारी एब्सोल्यूट एरर्स अलग से निकालनी होगी. तो पहले वाला में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा n1, दूसरे मेजरमेंट में डेल्टा n2, डेल्टा n3, डेल्टा n4. क्या तरीका होता है, मीन वैल्यू से आप इंडिविजुअल मेजरमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो मीन वैल्यू कितनी है 1.33. 1.33 में से सारी वैल्यूज अलग अलग सब्ट्रैक्ट की जाएंगी. पहली कितनी 1.29, दूसरी कौन सी 1.33, 1.34, 1.35, ऐसे डेल्टा n5. n5 में 1.32 को सब्ट्रैक्ट करें. डेल्टा n6 1.33 से 1.36 को सब्ट्रैक्ट करें. डेल्टा n7, डेल्टा n8. 1.33 से सारी वैल्यूज अलग अलग सब्ट्रैक्ट की जाए. तो n7 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1.30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसी तरह से यहाँ पर 1.33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये निकल कर आएंगे आपके पास एब्सोल्यूट एरर्स, हर एक मेजरमेंट की अलग अलग. पहला सब्ट्रैक्ट किया 1.33 में से 1.29 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस में आएगा. कितना आएगा प्लस 0.04. इसी तरह से 1.33 में से 1.33 सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट आएगा 0.00. इसी तरह से 1.33 में से 1.34 सब्ट्रैक्ट होगा तो -0.01.
1.33 में से 1.35 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में आएगा 0.02। इसी तरह से डेल्टा n5 1.33 में से 1.32 को सब्ट्रैक्ट करें 0.01, ये प्लस का होगा। 1.33 से 1.36 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस में आएगा 0.03। इसी तरह से यहाँ पर आएगा प्लस का 0.03 और यहाँ पर आएगा 0.00। आपने एक मेजरमेंट जो आपको गिवन थे सभी में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकाला। हमारा सेकंड पार्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर आपको बताया गया था क्या होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर इन सबके जो भी आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली है सभी के पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स का मीन होता है और इसे आप शो करेंगे डेल्टा एन बार से। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स का मीन यानी आपने वैल्यू चाहे प्लस में निकाली है या माइनस में निकाली है, आप उसे प्लस में ही रखेंगे। तो सारी वैल्यू ऐड करें 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01, प्लस में रखकर माइनस में नहीं रखना है, प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 0.03 एंड 0.00 सभी को ऐड करके डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 8 से। जब आप सभी को ऐड करेंगे 4, 5 into 7, 8, 11 एंड 14, आपके सामने आएगा 0.14 डिवाइडेड बाय 8। 0.14 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0175। ये आपको देखने को मिलेगा 0.0175। डेसिमल के बाद कम से कम 4 प्लेस तक आपको डिवाइड जरूर करना है, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू थी एन बार की वो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक है। तो आप इस डेल्टा एन बार यानी मीन एब्सोल्यूट एरर को भी राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक। ये वैल्यू आपके पास डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक है सारी, इसे भी राउंड ऑफ करें डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो एक 0 बचेगा, दूसरा 1 बचेगा। 7 को आप ड्रॉप करने जा रहे हैं तो पहले वाली डिजिट यानी 1 से इंक्रीज कर दिया है 0.02। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। जो आपको बताया गया था कैसे निकालते हैं, पहले हर एक मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर निकालें और जो भी एब्सोल्यूट एरर आई चाहे वो प्लस या माइनस सभी के पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स का अर्थमेटिक मीन आपको लेना है। माने प्लस हो या माइनस हो सबको ऐड ही करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना है। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। तो 3 पार्ट आपके पास और बचे क्या, फ्रैक्शनल एरर यानी रिलेटिव एरर बतानी है, परसेंटेज एरर बतानी है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपको लिखना है दोनों तरह से, एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में भी और परसेंटेज एरर की फॉर्म में भी। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर निकालने का तरीका, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर that is delta n bar to the mean value that is n bar। इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो डेल्टा n बार टू n बार रेशियो, डेल्टा n बार कितना निकाला था, अभी हमने निकाला था डेल्टा n बार 0.02 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू जो हमने निकाली थी 1.33। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आएगा प्लस माइनस 0.015। इसे आप राउंड ऑफ करें डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक तो ये निकल कर कितना आएगा 0.02। जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं 5 है, 5 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो तरीका होता है राउंड ऑफ का, आप उससे पहले वाले डिजिट देखते हैं। जो पहले वाले डिजिट है वो 1 है, ऑड है, और जब पहले वाले डिजिट ऑड होती है तो उसमें 1 इंक्रीज कर दिया जाता है। कब, जो डिजिट आप ड्रॉप करने जा रहे हैं एग्जैक्टली 5 फॉलोड बाय ओनली जीरोस और देयर इज नो डिजिट आफ्टर 5। तो पहले वाले डिजिट को इवन या ऑड के हिसाब से चेंज किया जाता है। इवन हो तो अनचेंज छोड़ते हैं, ऑड हो तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो ये आपके सामने आई रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। नेक्स्ट पार्ट हमारे को निकालना है इसका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर
निकालना बहुत ही आसान है। क्या? रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। रिलेटिव एरर कितनी निकाली? 0.02। उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लेस आगे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, जो कि आएगा 2%। गलत होगा। आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करें तो राउंड ऑफ के बाद वाली वैल्यू नहीं, उससे पहले वाली वैल्यू में आप 100 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जब आप 100 से या 10 का प्लस पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे की जो डिजिट्स होती हैं वो भी मैटर करना शुरू कर देती हैं। तो आप इस वैल्यू में नहीं, आप 0.015 इंटू 100 लेकर चलेंगे और रिजल्ट कितना आएगा? 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पॉइंट आगे डेसिमल शिफ्ट होगा तो रिजल्ट आएगा 1.5%। वहीं इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करते तो देख सकते हैं रिजल्ट फिर 1.5 नहीं होता, 0.02 में मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट 2% आता है, जो कि गलत होता है। तो यहां आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। अगर आप रिलेटिव एरर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो राउंड ऑफ से पहले वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था एक्सप्रेस द फाइनल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंट एरर। अभी आपको बताना है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट लिखने के दो तरीके बता रखे हैं। पहला मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, और दूसरा मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो अगर आप पहले तरीके से लिखें, मीन वैल्यू जो आपने निकाली 1.33 प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपने निकाला 0.02, ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका मीन वैल्यू 1.33 प्लस माइनस परसेंटेज एरर जो आपने निकाली 1.5%। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया, जिसमें आपने एरर को एक्सप्रेस करने के चारों तरीके सीखे। पहला क्या? मीन वैल्यू निकालने के बाद आप सारी एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालते हैं, देन मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, देन रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, देन परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, और फिर फाइनल रिजल्ट को किस तरह से शो किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के हैं। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक हो तो 2 प्लेस तक सॉल्व करें, डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक हो तो 3 प्लेस तक सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन पढ़कर आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी एग्जांपल है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जिसे टाइम पीरियड भी बोला जाता है और टी से शो किया जाता है। ना सिंबल पता हो तो ए से शो करके सॉल्व कर लेना। टाइम पीरियड का सिंबल हमें पता होता है टी। इसकी कितनी वैल्यू मेजर करके दी गई है? इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80। इस तरह से आपके पास 5 वैल्यू मेजर करके दी गई है, जिन्हें आप नाम देंगे T1, T2, T3, T4 एंड T5। सभी को ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो आपके पास आ जाएगी मीन वैल्यू। तो पूछा गया कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली नहीं निकलती, आपको पहले मीन वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी और मीन वैल्यू में से सारी वैल्यू अलग अलग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएंगी एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स निकालने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या तरीका? जो आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली है सबकी अलग अलग, उन सभी को पॉजिटिवली ऐड करें और नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 5 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। पूछा गया आपसे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर डायरेक्टली नहीं निकल सकती, क्योंकि रिलेटिव एरर होती क्या है? रिलेटिव एरर होती है मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा टी बार और मीन वैल्यू टी बार का रेशियो। तो उसके लिए आपको मीन वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालना ही पड़ेगा, तब आपके सामने निकल कर आएगी रिलेटिव एरर, जिसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा परसेंटेज एरर में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है। 3 में डायमीटर के लिए दिया गया है और 4 में लेंथ के लिए दिया गया है। तो डायमीटर की वैल्यूज को आप D1, D2 करके शो करना, लेंथ की वैल्यूज को आप L1 और L2 इस तरह से शो करना, और ये तीनों ही क्वेश्चन आगे के आप इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिससे आपको एरर को एक्सप्रेस करने के सारे ही तरीके क्लियर होंगे। थैंक यू।